Hello friends, I Kumar Manu sir welcome all of you in your own family Kumar classes आगरा। फ्रेंड्स, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वह टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उसका तरीका थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन आएगा ही आएगा। ओके, डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, हम आज से सीखेंगे ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसे किस तरीके से बनाते हैं, हाँ, और एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं। फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्म और चेंज में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। ओके फ्रेंड्स, इसको भी हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, सीखने में कभी जल्दबाजी नहीं करते और फ्रेंड्स, जो हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको बड़ी सावधानी से देखना है, समझना है और साथ के साथ नोट करना है। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपके समझ में ज़रूर आएगा। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, आज गुरु पूर्णिमा भी है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बस अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, उनका नाम स्मरण कीजिए, गुरुओं को स्मरण कीजिए और अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए आज से हम सीखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। क्या फ्रेंड्स? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके फ्रेंड्स, इसमें बहुत चीज़ें आती हैं। ओके, इसे हमें सीखना है और ध्यान से समझना है। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि चेंज और ट्रांसफॉर्म में एक बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। आइए देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स, इट इज़ अ गुड आइडिया। यह एक अच्छा विचार है। कैसा फ्रेंड? यह एक अच्छा विचार है। यदि हम इसे चेंज करें, क्या करें? चेंज। समझ लीजिए, इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है। किस में? नेगेटिव में। तो कैसे होगा? इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है। कैसा है? अफर्मेटिव। और ये कैसा हो गया? नेगेटिव। फ्रेंड्स, इसका पूरी तरीके से सेंस बदल गया। यह एक अच्छा विचार है, इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये इसका अपोजिट हो गया। तो ये चेंज है। क्या है? चेंज। सेंटेंस को चेंज करना। जब हमने टेंस पढ़े थे तब हमने उसमें सीखा था, स्ट्रक्चर सीखे थे। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेगेटिव का कैसा होता है, और हमने चेंज करना भी सीखा था। अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव में चेंज करना। ओके फ्रेंड्स, अगर हम किसी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करते हैं या सेंटेंस को चेंज करते हैं तो उसका सेंस बदल जाता है। क्या हो जाता है? सेंस बदल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म। तो फ्रेंड्स, उसका फॉर्म तो बदल जाता है, उसका स्ट्रक्चर तो बदलता है, लेकिन फ्रेंड्स उसका सेंस नहीं बदलता है। यदि उसका सेंस बदलेगा तो वह चेंज कहलाएगा, और यदि हम टेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे और उसका यह मीन्स नहीं बदल रहा है तो उसे हम ट्रांसफॉर्म कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे इसी सेंटेंस को लेते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करके दिखाते हैं। इट इज़ अ गुड आइडिया। यस फ्रेंड्स, इसे हम अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? इट इज़ नॉट अ बैड आइडिया। यह कोई बुरा विचार नहीं है, ये कोई बुरा विचार नहीं है। तो फ्रेंड्स, बुरा नहीं है तो कैसा है? अच्छा है। इसका फ्रेंड्स स्ट्रक्चर बदल गया, इसका फॉर्म बदल गया, लेकिन इसका सेंस नहीं बदला। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म करना। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? यदि उसका सेंस बदल रहा है तो उसे कहते हैं चेंज।
क्या कहते हैं? चेंज। फ्रेंड्स, एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इज अ चेंज। हर ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी वाक्य का अगर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक चेंज होता है, लेकिन एवरी चेंज इज नॉट अ ट्रांसफॉर्म। लेकिन प्रत्येक चेंज ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। फ्रेंड्स, जिस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल करते हैं, हाँ, उसमें उसका फॉर्म तो बदलता है लेकिन उसका मीन्स नहीं बदलता, उसका सेंस नहीं बदलता। उसे हम ट्रांसफॉर्म कहेंगे। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो भी फ्रेंड्स वो ट्रांसफॉर्म ही होता है। क्या होता है? ट्रांसफॉर्म। क्योंकि उसका सेंस नहीं बदलता, उसका केवल स्ट्रक्चर या रूप बदल जाता है। यदि उसका सेंस बदल जाएगा तो वह ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, वह केवल एक चेंज होगा। क्या होगा? चेंज। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? और देखते हैं। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक सुंदर लड़की है। यदि फ्रेंड्स इसे हम निगेटिव में करेंगे तो किस तरीके से होगा? सीता इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक सुंदर लड़की नहीं है। फ्रेंड्स, ये अफर्मेटिव है और ये कैसा है? नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव। फ्रेंड्स, अगर हम इसे इस तरीके से नेगेटिव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो इसका सेंस बदल रहा है, इसलिए ये एक चेंज है, ना कि ट्रांसफॉर्म। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? इसका मीन्स बदल गया। यदि हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इस सेंटेंस को, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। फ्रेंड्स, ये अफर्मेटिव है। और यदि हम इसे नेगेटिव करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। नेगेटिव। सीता एक बदसूरत लड़की नहीं है। अगर बदसूरत नहीं है तो फ्रेंड्स वो कैसी है? सुंदर है। देखा फ्रेंड्स, इसमें केवल इसका फॉर्म बदल रहा है, स्ट्रक्चर बदल रहा है, लेकिन उसका सेंस नहीं बदल रहा है। तो इसलिए यह ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्म। लेकिन इसमें इसका सेंस बदल रहा है, ये चेंज है। क्या है? सेंटेंस का चेंज है, ना कि ट्रांसफॉर्म। तो फ्रेंड्स, यही एक अंतर है कि ट्रांसफॉर्म क्या होता है, चेंज क्या होता है। हम ये कह सकते हैं एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इज अ चेंज, बट एवरी चेंज इज नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन। प्रत्येक ट्रांसफॉर्मेशन एक चेंज हो सकता है, चेंज होता है, लेकिन प्रत्येक चेंज एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलेंगे, इंटरोगेटिव में बदलेंगे। फ्रेंड्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव में बदलेंगे, सिंपल सेंटेंस को हम कंपाउंड में बदलेंगे, कंपाउंड सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंसेस में बदलेंगे। फ्रेंड्स, ये जितना भी हम कार्य करेंगे ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर आएगा, क्योंकि इनमें इनका रूप तो बदलेगा लेकिन उनका सेंस नहीं बदलेगा। तो सबसे पहले तो हमें यही सीख लेना है कि यह ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ये ट्रांसफॉर्म होता क्या है। तो मैं आशा करता हूं आपके समझ में ये आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज में क्या अंतर है। ट्रांसफॉर्मेशन भी एक चेंज है। फ्रेंड्स, अगर हम वाक्य का ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वो भी एक चेंज है, लेकिन उसका मीन्स नहीं बदलेगा, उसमें उसका सेंस वही रहेगा, लेकिन चेंज में उसका मीन्स बिल्कुल बदल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए।
ओके फ्रेंड्स, हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर किस किस का चेंज सीखेंगे, क्या क्या सीखेंगे। एक तो हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कॉम्प्लेक्स, और भी बातें सीखेंगे फ्रेंड्स, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में करना, या अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी सीखेंगे हम। फ्रेंड्स, इनको हम चेंज करेंगे लेकिन अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन। अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करेंगे लेकिन उसका सेंस नहीं बदलेगा, और जब सेंस नहीं बदलेगा तभी कहलाएगा यह ट्रांसफॉर्मेशन। हम इसको इंटरोगेटिव में भी सीखेंगे। और फ्रेंड्स, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हम उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे? अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेगेटिव को अफर्मेटिव में करना सीखेंगे, इंटरोगेटिव को असर्टिव में करना सीखेंगे। ये बहुत सारी बातें हम सीखेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले तो हम सिंपल सेंटेंस सीखेंगे, कंपाउंड सेंटेंस सीखेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखेंगे। सबसे पहले तो हमें पहचानना आना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। यदि हम पहचानना ही नहीं सीखेंगे तो उन्हें किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक दिन आज के लेक्चर में हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानना सीखेंगे कि यह सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। उसके बाद हम कंपाउंड सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं, ये सीखना है हमें। जब तक ये इन बातों को हम नहीं सीखेंगे तब तक हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपके माइंड में एक बात जरूर आ रही होगी कि यह सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड बनाना, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना या सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना, यह तो सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले ही बता चुका हूं, वो सारी चीज़ें जिसका हम चेंज कर रहे हैं लेकिन उसका मीन्स नहीं बदल रहा है। जिस सेंटेंस को हम एक से दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं लेकिन उसका मीन्स नहीं बदल रहा है, वह ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में ही आएगा। इसलिए मैंने कहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो टॉपिक है एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आप सभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करना जानते ही होंगे, एक्टिव पैसिव करना जानते ही होंगे। यदि आप नहीं जानते होंगे, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, यदि आप उनको भी सीखना चाहेंगे तो हम उनको भी सिखाएंगे, लेकिन हाल फिलहाल तो हम इतना सीखेंगे। ओके, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदलना, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में बदलना, कॉम्प्लेक्स को फिर कंपाउंड में बदलना या कंपाउंड से सिंपल में बदलना, ये चीज़ों को सीखना है फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है? और फ्रेंड्स, हम रिमूव टू भी सीखेंगे। क्या सीखेंगे? रिमूव टू। समझ में आ रहा है? रिमूव टू। हमें इसको भी सीखना है। ओके फ्रेंड्स, हम डिग्री भी सीखेंगे। क्या सीखेंगे? डिग्री। डिग्री के माध्यम से हम चेंज करते हैं। जो पॉजिटिव डिग्री होती है वह कंपैरेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमें सीखना है। तो सबसे पहले तो हम इन चीज़ों को सीखना है। हाँ, तो सबसे पहले हमें सीखना है इन्हें पहचानना कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है।
फ्रेंड्स जब हम सीखते हैं तो वीडियो को जल्दी से स्किप करने की कोशिश नहीं करते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात रह जाती है जो आपका वीक पॉइंट है, उसे सीखने की ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए इसे। यस फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है। पहचानना सीखेंगे पहले। ओके फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। कैसी? फाइनाइट। एक फाइनाइट वर्ब होगी वह सिंपल सेंटेंस होगा। ओके फ्रेंड्स, उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो जरूर ही होगी। यदि उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है तो वह सिंपल सेंटेंस नहीं है। यदि एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब है, यदि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं तो वह सिंपल सेंटेंस नहीं है, या तो वो कंपाउंड सेंटेंस है या वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब फ्रेंड्स आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि ये फाइनाइट वर्ब क्या है। फ्रेंड्स जब मैंने वर्ब पढ़ाया था तो उसमें मैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को डिफाइन कर चुका हूँ। यदि आपने वह लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देखना है सबसे पहले। फिर भी फ्रेंड्स इन अ नटसेल थोड़ा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, फाइनाइट वर्ब वो होती है जो हमें टेंस बताती है। क्या बताती है फ्रेंड्स? टेंस। और फाइनाइट वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है। जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार फाइनाइट वर्ब आती है, उसके अनुसार टेंस में वो काम करती है। देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे he tries to answer my question. He tried to answer my question. He has nothing to do. He had nothing to do. फ्रेंड्स मैंने भी बताया था फाइनाइट वह होती है जो हमें टेंस बताती है। क्या बताती है? टेंस। और वह सब्जेक्ट का पर्सन भी बताती है और नंबर भी बताती है। जो वर्ब यह बताए कि ये वो टेंस है या ये टेंस है वह फाइनाइट वर्ब है, और जो वर्ब टेंस नहीं बताती है उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सी फ्रेंड्स? नॉन फाइनाइट वर्ब। देखते हैं फ्रेंड्स, इधर देखिए, ट्राइज। क्या है? ट्राइज। फ्रेंड्स इस ट्राइज से हमें क्या पता चल रहा है? यदि हम थोड़ी देर के लिए सब्जेक्ट को हटा दें, ही को हटा दें, तो इससे हम ये पता कर रहे हैं कि एक तो ये सिंपल सेंटेंस है। कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दूसरा हमें यह बता रही है कि जो यहां पर सब्जेक्ट आया होगा वह सिंगल होगा। कैसा होगा? सिंगुलर होगा। सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा। समझ में आया फ्रेंड्स? इस वर्ब को देखिए, ये भी हमें टेंस बता रही है क्योंकि यह पास्ट फॉर्म है। तो हमें यह बता रही है कि यह जो टेंस है यह सिंपल पास्ट टेंस है, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। फ्रेंड्स इसको देखिए, यह भी हमें टेंस बता रही है। यह बता रही है कि यह एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कैसा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अगर हम इसमें से सब्जेक्ट हटा देते हैं तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि जो सब्जेक्ट आया है
या आया होगा यहाँ पर वह सिंगुलर होगा और थर्ड पर्सन होगा। फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट के बारे में जब मैंने सिंपल सेंटेंस या टेंस पढ़ाना स्टार्ट किया था तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लेना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस 3 पार्ट में है। कितने पार्ट्स में फ्रेंड्स? 3 पार्ट्स में। फ्रेंड्स कंफर्म हो रहा है। और फ्रेंड्स इसको देखिए, हैड। फ्रेंड्स यह भी टेंस बता रही है। क्या बता रही है? टेंस बता रही है। ये बता रही है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि यह हैज या हैव का ये पास्ट फॉर्म है हैड। समझ में आ रहा है? लेकिन यह और यह ये नहीं बता रही है कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा या फर्स्ट पर्सन होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। फ्रेंड्स ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वर्ब उसका नंबर बताए, सब्जेक्ट का नंबर बताए। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो नंबर नहीं बताती हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ब यदि वो फाइनाइट है तो वह टेंस जरूर बताएगी। ओके फ्रेंड्स, सिंपल पास्ट में ये नियम है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, थर्ड पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, सभी के साथ अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और ये पास्ट है ना, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, थर्ड पर्सन हो, सेकंड या फर्स्ट पर्सन हो, उन सभी के साथ में पास्ट में हैड आएगा। तो फ्रेंड्स ये हमें जो टेंस बता रही हैं ये सारी फाइनाइट वर्ब्स हैं। कैसी वर्ब्स है फ्रेंड्स? फाइनाइट वर्ब्स। समझ में आया? फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है? और फ्रेंड्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है कि जिससे हमें किसी टेंस का पता नहीं चलता, जिससे हमें सब्जेक्ट के बारे में, उसके पर्सन के बारे में भी कोई पता नहीं चलता। जिस वर्ब पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। कौन सी होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फ्रेंड्स टू आंसर, टू आंसर, क्या इससे हमें पता चल पा रहा है कि यह किस सब्जेक्ट के साथ आया हुआ है? क्या इससे हमें पता चलेगा टू आंसर से कि ये कौन सा टेंस है? यदि हम इसको हटा देते हैं, अगर हम इसको हटा दें तो क्या हमें पता चलेगा? ये नहीं। फ्रेंड्स अगर वर्ब से पहले टू लगा देते हैं तो इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनेटिव। यदि वर्ब से पहले टू आया है तो वह इन्फिनेटिव वर्ब होती है। इन्फिनेटिव टू वर्ब या टू इन्फिनेटिव वर्ब। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ये भी यहाँ पर भी देखिए टू आंसर, कुछ पता नहीं चल रहा है। टू डू, टू डू और टू डू। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हैज है, लेकिन यहाँ इस पर कोई इफेक्ट पड़ा? टू डू पर नहीं पड़ा ना, यहाँ पर पड़ा? नहीं पड़ा। तो फ्रेंड्स हमने ये जाना कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, टाइप्स। 3 एक होते हैं इन्फिनेटिव। क्या होता है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव वर्ब्स। सेकंड पार्टिसिपल। ओके, और थर्ड जीरेंड। क्या? जीरेंड। फ्रेंड्स ये सभी जो इन्फिनेटिव हैं, पार्टिसिपल हैं, जीरेंड हैं, ये सभी क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। इससे टेंस का हमें पता नहीं चलता। इन वर्ब्स पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो इन्फिनेटिव होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? टू प्लस वर्ब। क्या होता है? टू प्लस वर्ब। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? जो पार्टिसिपल होते हैं, पार्टिसिपल्स 3 होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल
और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है फ्रेंड्स? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होता है। समझ में आ रहा है? तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे? जो फाइनाइट वर्ब्स होती है, क्या होती है? फाइनाइट वर्ब्स होती है वो क्या? इट शोज वर्ब, इट शोज द टेंस। ये हमें टेंस बताती है, नंबर बताती है, क्या बताती है? नंबर एंड पर्सन बताती है सब्जेक्ट का। कुछ समझ में आया फ्रेंड्स? फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब वो होती है जो हमें टेंस बताती है, नंबर बताती है और पर्सन बताती है। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जो हमें टेंस नहीं बताती, जो हमें नंबर नहीं बताती, पर्सन नहीं बताती। जो ये जीरेंड होता है, ये क्या होता है? जीरेंड वर्ब्स। यह भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या होता है फ्रेंड्स? आईएनजी होता है। लेकिन जो जीरेंड वर्ब्स होती है जिसमें आईएनजी लगाते हैं, यह यूज्ड एज नाउन। जब वर्ब में आईएनजी लगी हुई वर्ब को यदि हम नाउन की तरह यूज करेंगे तो फ्रेंड्स वो जेरेंट होगा। क्या होगा? जेरेंट। लेकिन जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जब हम एज ए वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो वह पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए और क्लियर करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा फ्रेंड्स इन्फिनेटिव के बारे में देख लेते हैं। इन्फिनेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? इन्फिनेटिव वर्ब्स एक तो टू प्लस वर्ब, इसे टू इन्फिनेटिव वर्ब्स बोलते हैं। क्या? टू इन्फिनेटिव वर्ब्स। टू इन्फिनेटिव वर्ब। ओके फ्रेंड्स, और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो बिना टू के आती हैं, उसे हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनेटिव। ओके फ्रेंड्स, बेयर वर्ब्स। बेयर वर्ब क्या होती है? विदाउट टू। विदाउट टू वर्ब्स जो होती हैं वह बेयर वर्ब्स होती हैं। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? थोड़ा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यू ट्राइड, या ऐसे करते हैं, शी ट्राइज टू पास दिस एग्जाम। She tried to pass this exam. फ्रेंड्स, और देखते हैं। ये देखिए, ट्राइज और ट्राइड, ये कैसी वर्ब है फ्रेंड्स? फाइनाइट वर्ब, क्योंकि यह टेंस बता रही है। यह बता रही है कि यह सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और यह भी बता रही है ये सिंपल पास्ट टेंस है।
तो यह फाइनाइट वर्ब है। कौन सी है? फाइनाइट वर्ब। लेकिन फ्रेंड्स टू पास, इस पे कोई इफेक्ट पड़ा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होने के बाद भी कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा ना। सिंपल पास्ट टेंस होने के बाद भी कोई इस पे इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। तो फ्रेंड्स इस पर कोई ना तो सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ रहा है ना टेंस का कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। कौन सी वर्ब्स हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ओके फ्रेंड्स, इनफिनिटिव वर्ब्स कैसी होती हैं? वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। बात क्लियर हुई? आगे देखते हैं पार्टिसिपल। फ्रेंड्स मैंने अभी बताया था कि पार्टिसिपल 3 है। हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स क्या होता है फ्रेंड्स? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा। जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। I was teaching you English. He saw a burning hut. फ्रेंड्स देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि यह नॉन फाइनाइट नहीं है। फ्रेंड्स नॉन फाइनाइट वर्ब है ये। देखिए यहाँ पर यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि एक हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो जा रहे हम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज वर्ब प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। फ्रेंड्स यदि हम इस वर्ब्स को हटा दें तो क्या इस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? क्या इन पर कोई सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है ना। क्या इसका टेंस का कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। इसमें भी आईएनजी लगा हुआ है, इसमें भी आईएनजी लगा हुआ है, दोनों सेम हैं। तो इसलिए यह कौन सी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल? फ्रेंड्स लेकिन ये जो वर्ब्स हैं एम और वॉज, यह टेंस बता रही हैं। क्या बता रही हैं? टेंस। इसलिए ये फाइनाइट वर्ब्स हैं और ये कौन सी है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, क्योंकि ना तो इस पर कोई टेंस का इफेक्ट पड़ रहा है ना ही कोई सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर हुई बात? यदि हम यहाँ पर ही कर दें, क्या कर दें? ही, तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। देखिए फ्रेंड्स बर्निंग, क्या ये फाइनाइट वर्ब्स है या नॉन फाइनाइट? फाइनाइट वर्ब्स तो ये है 100, ये क्योंकि यह टेंस बता रही है, सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन ये कोई टेंस नहीं बता रही है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। कौन सी है? नॉन फाइनाइट वर्ब। और फ्रेंड्स यहाँ पर यह एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुई है। कैसे? एडजेक्टिव की तरह। समझ में आया? तो फ्रेंड्स जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रही है, तो ये किस तरीके से यूज होगी? यूज्ड एज वर्ब। यूज्ड एज वर्ब, ये एक वर्ब के रूप में यूज होगी। किसके? वर्ब के रूप में। सेकंड देखते हैं फ्रेंड्स, वो है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या है? वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म
जैसे he saw a broken chair in my room। उसने मेरे रूम में एक टूटी हुई कुर्सी देखी। तो फ्रेंड्स ये देखिए थर्ड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। इस पर कोई ना तो सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ रहा है और ना ही कोई टेंस का इफेक्ट पड़ रहा है और ना ही ये कोई टेंस बता रही है। तो फ्रेंड्स ये कैसा है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। कौन सी है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और जो ये है फाइनाइट वर्ब्स। फ्रेंड्स ये हमें टेंस बता रही है, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब्स है। समझ में आया फ्रेंड्स। और यहां पर ये नाउन से पहले यूज हुआ है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो एज ए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में यहां पर इसे यूज किया गया है। ये किसका काम कर रही है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव का। थर्ड देखते हैं, थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे कोई हमें टेंस का पता नहीं चलेगा, ना इस पर कोई सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। फ्रेंड्स ये फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को सही से समझ लेना है, क्योंकि जितने भी हम सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड, कंपाउंड से सिंपल, कॉम्प्लेक्स ये सीखेंगे तो उसमें ये बड़े काम में आएंगे। तो इसे क्लियर कर लेना है। और फ्रेंड्स कंपटीशन है, कंपटीशन में कोई भी बात पूछी जा सकती है। मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, देखिए हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क श्याम went to his house। फ्रेंड्स हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आई हुई है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं है, इस पर सब्जेक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं है और ना ही यह टेंस बता रही है। तो इसलिए ये कौन सा है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। कौन सी है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। टेंस तो यहाँ बता रही है वेंट, तो ये है फाइनाइट वर्ब। समझ में आया, नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे नंबर 3 जीरंड। क्या देखेंगे, जीरंड। जो हम नॉन फाइनाइट वर्ब में देख रहे हैं, अब जीरंड वर्ब देखेंगे। जीरंड क्या होता है, यह भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, लेकिन यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, लेकिन इसे जो यूज किया जाता है एज नाउन, एक नाउन की तरह यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे एग्जाम्पल से देखिए, स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। स्मोकिंग, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्मोकिंग आया है ये एज ए नाउन आया है। कैसे आया है, एज ए नाउन। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। तो इसलिए ये जीरंड है। क्या है, जीरंड। जैसे शी इज डांसिंग ऑन द रूफ। फ्रेंड्स यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है, यहाँ पर एज अ ये वर्ब काम कर रही है, इसलिए यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कैसा है, पार्टिसिपल में। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर ये कैसा है, एज ए नाउन, ये नाउन के रूप में है, और यहाँ पर एज नाउन, और ये किसके रूप में है, एज वर्ब। फ्रेंड्स यह भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स है और यह भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स। समझ में आया फ्रेंड्स।
तो हमने सीखा फाइनाइट वर्ब्स जो होती है वो टेंस बताती है। क्या बताती है? टेंस। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है वो टेंस नहीं बताती। तो हमारे सामने एक डेफिनेशंस निकल के आती है सिंपल सेंटेंस की। हम देख रहे थे सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस इट हैज आ सब्जेक्ट, इसमें एक सब्जेक्ट होता है एंड अ प्रेडिकेट, और एक प्रेडिकेट होता है। पहली बात तो ये निकल के आती है कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह सब्जेक्ट होता है, और जो कुछ भी कहा जाता है वह प्रेडिकेट होता है। समझ में आ रहा है? सिंपल सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, और वो कौन सी वर्ब होनी चाहिए? वो फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, तभी वह सिंपल सेंटेंस है। दूसरी बात देखते हैं, इट हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब। कौन सी? फाइनाइट वर्ब। सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है? एक फाइनाइट वर्ब होती है। क्लियर हो पा रहा है? पहली बात तो सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। दूसरी बात निकल के आई है सामने कि उसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। समझ में आ रहा है? और क्या कह सकते हैं? इट हैज़ ओनली वन क्लॉज, वन सेंटेंस क्लॉज या वन क्लॉज ऑफ सेंटेंस। यह केवल सेंटेंस का एक क्लॉज रखती है। केवल इसमें एक क्लॉज होता है। क्या होता है? क्लॉज। क्लॉज मतलब उपवाक्य। क्या? उपवाक्य। फ्रेंड्स, ये क्लॉज क्या होता है? जब तक सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगेगा तब तक वह एक क्लॉज होगा। क्या होगा? क्लॉज। जैसे ही सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा वह सेंटेंस बन जाएगा। तो इसमें एक क्लॉज होता है। क्या होता है? क्लॉज। एग्जाम्पल देखते हैं। She writes him a letter every month. वह उसे प्रत्येक महीने एक पत्र लिखती है। तो फ्रेंड्स, यह इसमें देखिए कि एक सब्जेक्ट भी है और एक प्रेडिकेट भी है। क्या है? प्रेडिकेट भी है। दूसरी बात क्या है कि इसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब्स होती है। तो यह एक जो राइट्स है वो एक फाइनाइट वर्ब है। कैसी है? फाइनाइट वर्ब्स। क्योंकि ये टेंस भी बता रही है, ये सब्जेक्ट का पर्सन भी बता रही, नंबर भी बता रही है। तो यह एक कैसा टेंस है? एक सिंपल टेंस है। तो फ्रेंड्स, आप सिंपल सेंटेंस पहचानना सीख गए होंगे, आ गया होगा, आसानी से पहचान लेंगे। यदि टेंस में यह सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब है और सब्जेक्ट है एक, तो एक क्लॉज है, तो वह एक सिंपल सेंटेंस है। यदि एक से अधिक फाइनाइट वर्ब्स हैं, यदि एक से अधिक क्लॉज हैं, दो या दो से अधिक क्लॉज हैं, तो वह सिंपल सेंटेंस नहीं है। या तो वह कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, हम सिंपल सेंटेंस को पहचानना सीख चुके हैं। अब हम कंपाउंड सेंटेंस, अब हम सीखेंगे ये कंपाउंड सेंटेंस कैसा होता है, क्या होता है। कंपाउंड मतलब कंपाउंड कर जैसे
कंपाउंड वर्ड भी होते हैं, जैसे रेनकोट, रेनकोट। फ्रेंड्स ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, रेन और कोट। हाँ, दो वर्ड्स से मिलकर बना हुआ रेन और कोट, तो ये कंपाउंड मीनिंग हो गई। तो इसी तरह से कंपाउंड सेंटेंस भी होता है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है देखते हैं। आ कंपाउंड सेंटेंस, फ्रेंड्स राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। हमें अच्छे से अच्छा मैटर चाहिए, सीखना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में राइटिंग डजंट मैटर, राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए आपको सीखना है। अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू या मोर इन डिपेंडेंट क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस जो होता है उसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। कैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज? इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। कैसे फ्रेंड्स? स्वतंत्र उपवाक्य। ये किसी पर डिपेंड नहीं होते, इनका अपना एक अर्थ होता है। फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट जो है इसके और भी नाम हैं, उसको देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज को फ्रेंड्स हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेन क्लॉज। इसे फ्रेंड्स हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। कभी कभी पूछ लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इसका एग्जाम्पल लिखूंगा, उससे समझने की कोशिश करना है। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। दो क्लॉज होंगे और वो क्लॉज भी कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र। जैसे ही इज रिच बट ही इज अनहैप्पी। वह अमीर है लेकिन वह अप्रसन्न है, वह दुखी है। फ्रेंड्स देखिए इसमें टू क्लॉज हैं, एक और ये दो। फ्रेंड्स ये एकदम स्वतंत्र हैं, ये एकदम इंडिपेंडेंट हैं। कैसे? अगर हम ही इज रिच लिखते हैं कि वह अमीर है तो पूरा सेंस निकल रहा है। और यदि इसको भी कहें ही इज अनहैप्पी, वह अप्रसन्न है, अनहैप्पी है, अगर यदि हम इसे बट के साथ भी कहेंगे लेकिन वह अनहैप्पी है, तो भी इसका पूरा सेंस निकल रहा है। फ्रेंड्स ये दोनों क्लॉज जो हैं वह एकदम इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र है, कोई किसी पर आश्रित नहीं है। इसलिए यह कंपाउंड सेंटेंस है। कैसा? कंपाउंड सेंटेंस। समझ में आ रहा है? जैसे मीना इज इल so she is sad। मीना बीमार है इसलिए वह दुखी है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ये कॉमा है, ठीक है, तो यह इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं दोनों, तो ये कैसे हैं? कंपाउंड सेंटेंस है। कैसा है? कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? इसमें भी फ्रेंड्स टू या टू से अधिक क्लॉजेस होते हैं।
लेकिन इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और बाकी का जो दूसरा है दो है या एक है वो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। देखते हैं, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन independent clause and one या more dependent कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्या बताया था? स्वतंत्र। एक स्वतंत्र होगा इसमें और एक होगा आश्रित वाक्य। कैसा? आश्रित। समझ में आ रहा है? एक बात सीख लीजिए फ्रेंड्स, जो ये डिपेंडेंट क्लॉज है इसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉज भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे शी विल पास विद गुड मार्क्स if she works hard। वह अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी यदि वह कठिन परिश्रम करेगी। फ्रेंड्स, इसमें she will pass विद गुड मार्क्स यदि हम इसे निकाल दें और इस पर फुल स्टॉप लगा दें अलग से, तो इसका एक पूरा सेंस निकल रहा है। वह अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी। तो यह एक कैसा है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कैसा है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके। और इफ शी वर्क्स हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम करेगी या करती है। फ्रेंड्स, इसका पूरा सेंस नहीं है, यह इस सेंटेंस पर आश्रित है, डिपेंडेंट है, डिपेंड है। ये अपने एसेंस के लिए इस पर डिपेंड है, तो इसलिए यह कैसा क्लॉज है? डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज है। समझ में आया फ्रेंड्स? तो अब आप आसानी से पहचान लोगे कि कौन सा सिंपल सेंटेंस होता है, कौन सा कंपाउंड सेंटेंस होता है और कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होगी केवल, वो सिंपल सेंटेंस होता है। कंपाउंड सेंटेंस, उसमें टू क्लॉजेस होते हैं लेकिन वह इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, स्वतंत्र होगा, और दूसरा या उससे भी अधिक, दो या तीन डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड होना ही पड़ता है, तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कौन सा होता है फ्रेंड्स? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये पहचानना आ गया होगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। इतना तो समझ में आया ही होगा इसकी डेफिनेशन कि सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब्स, वन सब्जेक्ट। इतना तो आ गया होगा।
और कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी कि कंपाउंड सेंटेंस हैज 2 या मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। पहचानना आ गया होगा, थोड़ा सा पहचानना नहीं आ रहा है तो कम से कम आपको ये डेफिनेशंस तो समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये समझ में आ गई होगी तो अब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहले बनाना सीखेंगे। जब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को बनाकर हम सीखेंगे, उसको पहचानना ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म सीखेंगे, तब अच्छी तरीके से कहीं जाके हमारे समझ में ट्रांसफॉर्म आएगा। ओके फ्रेंड्स, ये नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज हमने सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में सीखा। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, चेंज क्या होता है, इसके बारे में सीखा। ओके फ्रेंड्स, डेफिनेशन सीखी, इनको पहचानना सीखा। हाँ, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें शेयर करना है। ओके फ्रेंड्स, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।